हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम राक्षस रूपी टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स जो है वो राक्षस रूपी ही लगता है। अगर ये हमें एग्जाम में दिख जाए तो ये कहाँ से आएगा, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। इस अंदाजे को ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़। इसमें आपको हर महीने के करंट अफेयर्स मिलेंगे और हर महीने के करंट अफेयर्स से हम बिल्कुल टॉप नॉच 100 एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेकर आएंगे। ये 100 एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा सिलेक्टिव होंगे कि एग्ज़ाम से बिल्कुल संबंध रखते हुए हम इनको इलेबोरेट करेंगे। इनके जो आंसर्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और ये रिवीजन भी आप लोगों के लिए इतना इजी हो जाएगा क्योंकि हम इन 100 क्वेश्चंस को भी 4 सेट में डिवाइड करेंगे ताकि आपके सरदर्द ना हो जाए 100 क्वेश्चन एक साथ देख के। ये राक्षस रूपी टॉपिक है ही ऐसा कि इसको देखते ही सर में दर्द हो ही जाता है। सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं करेंगे, हम सभी के सर में दर्द हो जाता है जब एग्जाम में इन घटिया क्वेश्चंस को हम देखते हैं। लेकिन हम अब क्या करेंगे, इन हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। इसके पोस्टमार्टम में कितना जहर भरा गया है इनकी किडनी में, इनके गुर्दों में, इनके हृदय में, कि ये बच्चों को आके इतना डराते हैं, इतना परेशान करते हैं। हर एक जहर की ऑटोप्सी रिपोर्ट हम आपको निकाल के देंगे, हर एक क्वेश्चन की। तो बिल्कुल घबरा के काम हमारा नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, अब एसएससी के ही मुंह पे मुंह तोड़ जवाब देंगे अपने सॉल्यूशंस के साथ। हमारी प्रिपरेशन में आग लगाने के लिए एसएससी ने बहुत कदम उठाए हैं और अब हम एसएससी में ही आग लगाने के लिए अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन वो है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो मेरे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6.5%। जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है वो है 6.5%। अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अगर हम करें तो यहाँ पे हमें एक शब्द दिख रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया सा शब्द है, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो अभी फिलहाल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है वो है मिस्टर संजय मल्होत्रा। ये नाम आपको याद रखना है, मिस्टर संजय मल्होत्रा। ये अभी चेयरमैन है कहाँ के? आरबीआई के। इनको अपॉइंट कब किया गया था? तो इनकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो आपको याद रखनी है, वो है 11 दिसंबर 2024। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा को सीट दी गई आरबीआई के चेयरमैन की। अगर हम बात करें संजय मल्होत्रा साहब की तो ये जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं क्योंकि ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और ये आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे भी काम कर चुके हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो इसलिए संजय मल्होत्रा साहब जो हो जाते हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट इंसान हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में जितनी डिटेल्स थी, जितना हम निकाल सकते हैं उतना हमने निकाल दिया। अब एसएससी के बस की हो तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछ के दिखाए, हम उन सभी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। Question number 2. What percentage stake has Suzuki Motor Corporation decided to acquire in NDDB Mirda Limited? Suzuki Motor Corporation ने NDDB Mirda Limited में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का फैसला किया है? तो इसने जो फैसला किया है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 26%। और ये इसको इन्हांस करना चाहता है 49% तक। ठीक है, ये इसका स्टेक लेना चाहता है 49% तक। देखिए, सुजुकी मोटर कॉर्प को इतना इंटरेस्ट क्यों जाग रहा है एनडीडीबी के स्टेक्स खरीदने में? तो देखिए, एनडीडीबी क्या है? ये एक बायोगैस वेंचर है। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये एक बायोगैस वेंचर है। सब जानते हैं सुजुकी मोटर क्या करता है, ये व्हीकल्स बनाता है। व्हीकल्स जैसे कि हमारे हो गए 2 व्हीलर्स, है ना, ये हमारे 2 व्हीलर्स बनाता है, 4 व्हीलर्स बनाता है, कार्स, बाइक्स वगैरह सब कुछ ये बनाता है। ठीक है, तो सुजुकी मोटर कॉर्प किस चीज़ में काम करता है? गाड़ियाँ बनाने में। अब गाड़ियाँ किस पे चलती हैं? ये चलती हैं पेट्रोल
और डीजल पे, पेट्रोल और डीजल पे ये गाड़ियां चलती हैं। अब इसी के बाद एक और क्रांति आई हुई है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, यानी कि जो गाड़ियां बिजली पर चलती हैं, जिनमें बैटरी लगी होती है, उसमें अभी एक क्रांति आई हुई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें बाइक्स भी आती हैं, स्कूटी भी आती हैं, आपके टेम्पोज भी आने स्टार्ट हो गए हैं, आपके ऑटोज, ट्रक्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इफेक्टिव भी होता है। कैसे इफेक्टिव है? क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, इसमें जो लागत होती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले वो बहुत ही कम होती है, और ये पॉल्यूशन फ्री होते हैं। यहाँ पे जो पॉल्यूशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। अभी अगर हम बात करें एनडीडीबी मिर्डा लिमिटेड, तो यहाँ पे बायोगैस वेंचर है जो कि एनडीडीबी मिर्डा लिमिटेड के अंडर है। बायोगैस हमारा कैसे एफिशिएंट है सुजुकी के इंटरेस्ट में? तो देखिए, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस बनाया जाता है कई प्रकार से, जैसे कि इसका सबसे मुख्य स्रोत जो है वो है काव डंग। ठीक है, काव डंग यानी कि गाय का गोबर, कैटल डंग, काव डंग। तो काव डंग से क्या होता है? बायोगैस जनरेट की जाती है, जिसको हम कहते हैं सीबीजी। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस। अब देखिए, सुजुकी मोटर कॉर्प को इतना इंटरेस्ट इसलिए है, ये पेट्रोल और डीजल की जगह पे सीबीजी को एज फ्यूल यूज करना चाहता है। ये इसको फ्यूल के तौर पे यूज करना चाहता है, क्योंकि ये जो फ्यूल सीबीजी के रूप में यूज होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जितना ही इफेक्टेड होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसके इंजन की जो हेल्थ होती है, ठीक है, उसके इंजन की जो हेल्थ होती है, उसका लाइफ स्पैन ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसकी हेल्थ को ये इंक्रीज करता है। दूसरा, पॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ये पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है जितना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल कर रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये जो बायोगैस एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, बहुत ज़्यादा हमारे नेचर के लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस सब के चलते सुजुकी मोटर कॉर्प जो है वो एनडीडीबी मिर्डा लिमिटेड के स्टेक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। तो अभी जो इसने इसका स्टेक हासिल किया है वो है 26%, और ये जल्द ही इसको 49% तक इन्हांस करने की फिराक में है। तो ये है हमारा सुजुकी मोटर कॉर्प का इंटरेस्ट, जो कि है एनडीडीबी मिर्डा लिमिटेड के स्टेक्स में। इसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन की है। एनडीडीबी मिर्डा लिमिटेड जो है एक बायोगैस वेंचर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। ये इस्टेब्लिश किया था 2022 में to promote sustainability in India's dairy sector through the manure value chain and circular economy. In January 2025, Suzuki Motor Corp has acquired a 26% stake with plans to eventually increase it to 49%. ये 26% से इसको बहुत जल्द 49% तक भी बढ़ाएगा। Suzuki is interested in using compressed biogas from cattle dung for vehicles, having found it to be a high quality fuel for their engines. ये जो बायोगैस है, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है फ्यूल के लिए, ठीक है, इंजन्स के लिए, कि इंजन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, इंजन्स को अच्छा लाइफ स्पैन मिल सके, उसकी जो मेंटेनेंस है वो कम हो। तो इसलिए बायोगैस जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूल साबित हुआ है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है Which of the following option is false regarding the proposed lookup facility for NEFT and RTGS? देखिए, NEFT और RTGS क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन मेथड है। NEFT और RTGS के लिए प्रस्तावित लुकअप सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका जो विकल्प दिए गए हैं हमें, वो है मेंबर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फैसिलिटी बाय April 1, 2025। दूसरा ऑप्शन है NPCI विल डेवलप द फैसिलिटी एंड onboard all banks. C. The facility will fetch the beneficiary's account name based on account number and IFSC entered by the remitter. तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो D क्या है? The lookup features will only be available for UPI transactions. तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन D, क्योंकि ये लुकअप फैसिलिटी जो है, जो इसके फीचर्स हैं, वो सिर्फ UPI ट्रांजैक्शंस तक सीमित नहीं है, ये NEFT और RTGS के लिए मुख्यतः यूज़ किए जाएंगे।
इसका मेन कारण क्या है? देखिए, लुकअप फैसिलिटी जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है जो कि हमसे कभी-कभी जैसे हम एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं तो उसमें बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालते हैं, जिसको हमें ट्रांजैक्शन करनी है, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कभी-कभी अगर हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर में अगर 1 या 2 डिजिट गलत हो जाती हैं, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो किसी और के पास भी जा सकती है। और जैसा कि हम रहते हैं इंडिया में, है ना? हम रहते हैं कहाँ? इंडिया में। तो इंडिया में अगर किसी के पास 2000 रुपए गलती से चले जाएं, गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाए या कैसा भी ट्रांजैक्शन हो जाए, तो इसको वापसी की उम्मीद बहुत ही कम समझिए, ठीक है? इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है कि ये 2000 रुपए आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो क्योंकि कोई भी नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, 2000 रुपए अगर किसी को फ्री के मिल जाते हैं तो वो बिल्कुल भी उसको रिटर्न नहीं करता। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 लोग होंगे जो 100 में से वापस करेंगे इस 2000 रुपया को। तो यहाँ पे लुकअप फैसिलिटी इसीलिए बनाई गई है ताकि जब आप किसी भी पर्सन की डिटेल्स डालें, उसका अकाउंट नंबर डालें और उसका आईएफएससी कोड डालें, तो वो ऑटोमेटिकली जिस भी पर्सन का वो बैंक अकाउंट होता है तो उसका नाम जो होगा वो वहाँ पे फेच कर देगा, उसका नाम यहाँ पर दिखा देगा, जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं आप जिस पर्सन को पेमेंट भेज रहे हैं क्या उसकी डिटेल्स आपने सही डाली है या फिर नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि हमारी ट्रांजैक्शंस में मिस्टेक्स कम होंगी, एरर्स कम होंगी। तो इसके मेन फीचर्स यही होंगे। द फैसिलिटी विल फेच द बेनिफिशियरीज अकाउंट नेम बेस्ड ऑन अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड एंटर्ड बाय द रेमिटर। यानी कि अगर आप कोई भी अकाउंट नंबर डालते हैं और आईएफएससी कोड डालते हैं तो वो तुरंत उसकी डिटेल्स, जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पर शो कर देगा, जिसकी वजह से फ्रॉड वगैरह होना बहुत ही कम हो जाता है या फिर एरर होना बहुत कम हो जाता है। तो इन सभी स्टेटमेंट में से जो ऑप्शन डी है वो ही गलत लग रहा है। द लुकअप फीचर्स विल ओनली बी अवेलेबल फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शंस, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, लुकअप फैसिलिटी फॉर एनईएफटी एंड आरटीजीएस इज अ फीचर दैट अलाउज यूजर टू वेरीफाई द बेनिफिशियरीज नेम। यानी कि ये अकाउंट होल्डर का नाम वहां पे फेच करेगा, उसकी डिटेल्स आपको दिखाएगा, जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है या आईएफएससी कोड डाला है ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए, तो उससे पहले ये आपको बता देगा कि आप सही डाल रहे हैं अपने अकाउंट नंबर को या फिर नहीं। ये फीचर जो है वो डेवलप किया गया है बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा, और ये मैंडेट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा अप्रैल 1 2025 को। की फीचर्स आर फ्रॉड प्रिवेंशन, रिड्यूस्ड एरर्स एंड एनहांस सिक्योरिटी। इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और फ्रॉड वगैरह के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। द लुकअप फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू कस्टमर्स फ्री ऑफ चार्ज। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इंडियन प्लेयर वॉन द अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन इन 2024? किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 बालिका एकल का खिताब जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अनहत सिंह। ठीक है, जो सही उत्तर है वो है अनहत सिंह। इन्होंने अंडर 17 गर्ल्स सिंगल टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन में जीता है 2024 में। इन्होंने किसको हरा के ये टाइटल जीता है? ये जो खेला हुआ था, इस खेला में इन्होंने किसको पराजित किया है? तो उनका नाम है मल्लिका एल कराक्सी। मल्लिका एल कराक्सी, ये इनका नाम है और ये थी इजिप्ट से। ठीक है, ये इजिप्ट के लिए खेल रही थी और अनहत सिंह इंडिया के लिए खेल रही थी। ठीक है, ये जो खेला हुआ है ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था एक गरीब से शहर में, बर्मिंघम। बर्मिंघम नाम का एक गरीब सा शहर है, सिटी है, जो कि है इंग्लैंड में। ठीक है, ये है हमारा इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। तो इंग्लैंड के एक बर्मिंघम शहर में ये खेला गया था। अब अगर बात करें अनाहत सिंह की, तो ये इसमें अंडर 11 कैटेगरी भी जीत चुकी हैं, अंडर 11 कैटेगरी भी जीत चुकी हैं और अंडर 15 कैटेगरी भी ये जीत चुकी हैं। अंडर 11 कैटेगरी इन्होंने जीता था 2019 में और अंडर 15 कैटेगरी इन्होंने जीता था 2023 में। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अनहत सिंह के बारे में, जो अभी हाल ही में जीती हैं मल्लिका एल कराक्सी को हरा के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल एट द ब्रिटिश जूनियर ओपन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In January 2025, India and Malaysia have agreed to deepen cooperation in which of the following areas?
जनवरी 2025 में भारत और मलेशिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो मलेशिया और इंडिया सहमत हुए हैं काउंटर टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काउंटर टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन। बाकी के ऑप्शन जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये उतने सही नहीं है जितना कि ऑप्शन ए है। यानी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था मलेशिया और इंडिया का, उस पे ये सहमत हुए थे, वो एरिया था टेररिज्म। ठीक है, आतंकवाद और नक्सलवाद को हटाने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इनका मेन एरिया था। इसके अलावा भी इसके कुछ फीचर्स थे जो कि हैं, देखिए, बोथ कंट्रीज कमिटेड टू स्ट्रॉन्गर म्यूचुअल एफर्ट्स टू कॉम्बैट थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। यानी कि नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने सहमति जताई है उससे लड़ने के लिए। कोऑपरेशन वाज एम्फेसाइज्ड टू काउंटर थ्रेट्स इन द डिजिटल रियांग। जो भी हमारे बॉट अटैक्स वगैरह होते हैं या हैक हो जाते हैं सिस्टम्स वगैरह, या जितने भी ये सस्ते से हैकर होते हैं, वो लोग कभी कभी सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। इन सब खतरों से लड़ने के लिए डिजिटल रियाल में ये सहमति जताई है इन्होंने। इनका कोऑपरेशन जो है वो एम्फेसाइज किया गया है डिजिटल रियाल को सुरक्षित बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ साइड्स एक्सप्लोर्ड वेज टू एनहांस कोऑपरेशन इन इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज। जितने भी हमारे आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं, इन सभी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए भी इन्होंने सहमति जताई है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या? चलिए, आज आप कोई भी आंसर मत कीजिए, आज की वीडियो में सारे आंसर आपका बड़ा भाई देगा जो कि है विवेक शुक्ला। ठीक है, तो आज के सारे आंसर मैं दूंगा, बाकी जब हम आगे के पार्ट्स करेंगे इस करंट अफेयर्स की सीरीज के, तब आपको आंसर करने होंगे कमेंट सेक्शन में। तो मलेशिया के जो पीएम साहब हैं वो मोदी जी नहीं है। हर क्या मतलब होता है कि यार प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं है, बाकी देश के भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, माना कि मोदी जी हर देश में ज्यादा घूमते रहते हैं तो आपको हो सकता है कि उस देश में गए हैं तो वहां के भी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। ठीक है, हर जगह मोदी जी को मत लेकर आया करो, मोदी जी को भारत में ही रहने दो। हालांकि वो खुद नहीं रहते भारत में, लेकिन फिर भी हमें तो भारत में रखना चाहिए अपने कंसेप्ट में एटलीस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन जनवरी 2025 हु हैज बीन स्वर्न इन फॉर ए सेकंड टर्म एज घनास प्रेसिडेंट। जनवरी 2025 में घना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, महमूदू बवुमिया, जॉन महामा, नाना ओफो अडो और डी कोफी अनन। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है जॉन महामा। ठीक है, जॉन महामा। इनका पूरा नाम जो है वो है जॉन, इनका पूरा नाम है जॉन द्रमानी, जॉन द्रमानी महामा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जॉन द्रमानी महामा। इन्होंने जो अपनी ओथ सेरेमनी ली है वो कहां पर ली है? वो ली है एकरा नाम के शहर में। ठीक है, एकरा क्या है? कैपिटल है। ये कैपिटल है कहाँ का? घना का। ठीक है, घना का कैपिटल है एकरा। तो एकरा में इनका जो है ओथ सेरेमनी हुआ था। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? ठीक है, इससे पहले जो थे वो कौन थे हमारे प्रेसिडेंट साहब? वो थे नाना ओफो अडो। ये जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, इन्होंने इनको सक्सीड करा है। ठीक है, अब जो है प्रेजेंट में वो है जॉन महामा, और इनसे पहले जो थे वो थे नाना ओफो अडो। यहां तक सभी को क्लियर रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं जॉन महामा किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो यह है एनडीसी। एनडीसी। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एनडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस। नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस, ये एनडीसी का फुल फॉर्म है जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। चलिए कुछ डिटेल्स जानते हैं। महामा प्रीवियसली सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2012 टू 2017। ये 2012 से 17 के टेन्यूर में भी प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर चुके हैं। ही इज द फर्स्ट घनायन प्रेसिडेंट टू बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड टू ए सेकेंड नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इसके बारे में अगर कुछ की पॉइंट्स देखें घना के बारे में, तो घना was the first sub-Saharan African country to gain independence from colonial rule in 1957। ये पहला सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है जिसने आज़ादी हासिल करी थी कॉलोनियल रूल से 1957 में।
लेक वोल्टा इन घना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक स्पैनिंग ओवर 320 माइल्स। ये जो लेक वोल्टा है इसे हम एक आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं, आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि ये एक मैन मेड लेक है, ठीक है, जो कि फैली हुई है 322 माइल्स में। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक में से एक है। घना इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर ओवरटेकिंग साउथ अफ्रीका इन 2019। इसने 2019 में साउथ अफ्रीका को भी ओवरटेक कर लिया था एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ये घना जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। बढ़ते हैं फिर आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 का पोस्टमार्टम करने। वो है who has been appointed as the secretary डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरुणीश चावला, बी तुहिन कांता पांडे, सी राजेश कुमार या फिर डी पारुल त्यागी। तो इसका जो सही आंसर है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जनवरी मंथ की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी मंथ की तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगर इसमें जनवरी की बात नहीं हो रही, मार्च की बात हो रही है या फिर मई की बात हो रही है तो इसके जो आंसर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। बट फिलहाल हम अगर जनवरी के हिसाब से देखें तो वो थे तुहिन कांता पांडे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका टेन्योर क्या था, इनका टेन्योर था 8 जनवरी से 1 मार्च 2025। फिर 1 मार्च 2025 से इन्होंने रिजाइन करके अजय सेठ जी को सौंप दिया। अजय सेठ 1 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक यहां पर हैं। तो अरविंद श्रीवास्तव जी जो हैं वो 1 मई 2025 से अभी की डेट तक सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। ध्यान रखिएगा, अगर जनवरी के बारे में पूछा जाता है स्पेसिफिकली तो ऑप्शन बी होगा तुहिन कांता पांडे। अगर बात की जाती है मार्च की, मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, तो उसका आंसर सही होगा अजय सेठ। और अगर बात की जाती है 1 मई 2025 से तो फिर आंसर होगा अरविंद श्रीवास्तव। याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। In January 2025, which regulatory body lifted the supervisory restrictions on Ashirwad Microfinance Limited and DMI Finance Private Limited? जनवरी 2025 में किस नियामक संस्था ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर पर्यवेक्षी प्रतिबंध हटा दिए? ठीक है, पहले जानते हैं कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगे क्यों थे। ये जो DMI है, ठीक है, ये जो DMI है और जो हमारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है यानी कि AMFL, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे थे, ये लोन्स प्रोवाइड करते थे जिसका इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। देखिए वही वाली बात है जैसा कि घरों में होता है कि पिताजी ने एक नियम कानून बना रखा है कि 8 बजे के बाद आप लोग घर के अंदर होने चाहिए। अगर 8 बजे से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हुआ तो आप वहीं रहेंगे जहां पर आप 8 बजे से पहले थे, यानी कि गेट के बाहर। अब DMI और AMFL नामक बच्चे जो थे इनके, वो नालायक थे। वो कह रहे हैं पिताजी ने रूल बनाया है तो क्या हो गया, हम अपनी मर्जी से भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगा देंगे, जिसकी वजह से पिताजी को पता लगा कि ये इनका अब रोज का हो गया है। पिताजी यानी कि आरबीआई ने कहा तुम पे लगेगा अब बैन, ठीक है, इस पे लगा दिए रिस्ट्रिक्शंस, सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस। फिर अब इन बच्चों को तब तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन अब बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि अब इनके लोन बिकना बंद हो गए, क्योंकि जब लोन बिकेंगे कैसे जब इनके ऊपर बैन लग गया, रिस्ट्रिक्शंस लग गए। तो DMI और AMFL ने क्या करा, पिताजी से माफी मांगी। DMI और AMFL गए दोबारा से पिताजी के पास जो कि है RBI। ये गए RBI के पास, इन्होंने कहा पिताजी हमें माफ कीजिए क्योंकि हमसे हो गई है गलती। अब पिताजी देखिए चाहे कितने भी कठोर हों, फिर वो कहते हैं कि अगर उनके बच्चे सुधर गए हैं देर से ही सही तो उनको वापस से गेट खोल देते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन अब ध्यान रखना अगर मेरे नियमों के अनुसार रात 8 बजे के बाद घर से बाहर निकले तो रात को छोड़ो, अगली सुबेरे भी वापस आने की हिमाकत मत करना और जिंदगी में कभी भी हिमाकत मत करना। तो DMI और AMFL ने क्या करा, अपने इंटरेस्ट रेट को RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिया। ठीक है, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिया। तो पिताजी भी हो गए खुश, बच्चे भी हो गए खुश, उनको घर फिर से मिल गया।
तो अब DMI AMFL पर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दिए गए हैं, और वो किस बॉडी ने हटाए हैं यहाँ पे अभी तक आपको पता लग गया होगा, वो हटाए हैं पिताजी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। What is the total issue size announced by Edelweiss Finance Services Limited (EFSL) for its public non-convertible debentures (NCDs)? Edelweiss Financial Services Limited द्वारा अपने सार्वजनिक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निर्गम के लिए घोषित टोटल साइज क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2000 मिलियन रुपए। ठीक है, ₹2000 मिलियन, ये आंसर होगा इसका एडलवाइस के टोटल साइज का, जो कि है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, चलिए आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बैंक ऑफ बड़ौदा पार्टनर्ड विद फॉर इट्स अपग्रेडेड एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम EAP? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उन्नत कर्मचारी सहायता कार्यक्रम EAP के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखो, जैसे एक ऑफिस होता है ना, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऑफिस है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी एक सेक्रेटरी है। ठीक है, बैंक में एक सेक्रेटरी है, बहुत ऊंचे पद पे, बहुत अच्छी सैलरी में। ठीक है, ये घाघरा पहन के है, ये रहे इसके पैर, ठीक है, और ये रहे हाथ। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा एम्प्लॉय है। ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा एम्प्लॉय है, बेचारे के बाल थोड़े से कम है। ठीक है, लड़कियों के बाल ज्यादा होते हैं, लड़कों के कम है। अब ये हमारा एक एम्प्लॉय है। ठीक है, अब ये इस पे डोरे डालता है। अब डोरे ऐसे डालता है क्योंकि ये ऊंचे पद पर है, ना तो ये इसको बता सकता है, ना ही इससे छुपा सकता है, क्योंकि भावनाएं ही कुछ ऐसी हैं। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये बेचारा परेशान हो जाएगा, ना तो इसका काम में मन लगेगा, ना तो ये उतना एफिशिएंटली अपना काम कर पाएगा, ना ही ये कुछ और कर पाएगा, ना ही ये अपने कलीग्स को बता सकता है, क्योंकि कौन उसमें से चुगलखोर हो ये भी नहीं जानता। तो अब जो इसकी मनोस्थिति रहेगी वो बहुत ज्यादा बेकार रहेगी। ये साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस रहेगा, ये मेंटली भी डिप्रेस रहेगा, ना काम पे ध्यान देगा ना किसी चीज पे। घर में भी जब जाएगा तो ये उखड़ा उखड़ा रहेगा। सही कहा। तो इसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर एक एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम बनाया गया है। देखो, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट आएंगे, उनसे आप अपने, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आपका दुख दर्द हो, वो आप इनसे बांट सकते हो। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और जो भी बातचीत आपके और इस एक्सपर्ट के बीच में होगी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी। ठीक है, जो भी इन एक्सपर्ट्स और आपके बीच में बातें होंगी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होंगी, यानी कि बात लीक होने का कोई भी जरिया नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, और ये सिर्फ इस एम्प्लॉय के लिए नहीं, इसकी फैमिली के लिए भी होगा। ठीक है, इसकी फैमिली के लिए भी होगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है? EAP प्रायोरिटाइज करता है इमोशनल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग को ओवर 75,000 एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। 75,000 से भी ज्यादा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज हैं और उनके परिवार हैं, उन सभी के साइकोलॉजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग की देखरेख करने के लिए ये प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया है। इसकी ये मेन प्रायोरिटी है। द प्रोग्राम ऑफर्स कॉन्फिडेंशियलिटी and free counseling sessions with professional experts for employees and their dependent family members। यानी कि जैसा उस पुरुष को दिक्कत हो रही थी, अगर उस प्रकार की दिक्कत, वैसे मजाक की बात है, वैसी प्रकार की कोई भी दिक्कत की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो गया, जैसे काम का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, या कोई भी पर्सन अगर मेंटली उस चीज को टैकल नहीं कर पाता किसी भी टास्क को, तो वो उसकी जो भी दिक्कतें होती हैं वो उन सब पे बात करने के लिए यहाँ पे सेशंस अरेंज किए जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, ताकि वो किसी और के पास ना जाएं, क्योंकि लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। तो इन सब का डर बिल्कुल भी किसी में भी नहीं रहेगा। वो डॉक्टर से, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, उनसे आराम से बात कर सकते हैं। ये जो काउंसलिंग सेशंस है ये कंडक्ट किए जाएंगे पर्सन टू पर्सन और वीडियो कॉल्स के जरिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और ये साथ ही साथ इसमें जो हमारे 75,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उनकी फैमिलीज भी इन सेशंस में भाग ले सकती हैं। तो ये खासियत है हमारे एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम की, ध्यान रखिएगा। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री इज होस्टिंग द AI एक्शन समिट?
देखिए, इसके उत्तर आपको 2 लग सकते हैं अगर आपने इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा है तो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है होस्टिंग, ठीक? जिस कंट्री में होती है वही उसका होस्ट भी होता है। व्हिच कंट्री इज़ होस्टिंग द एआई एक्शन समिट? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि फ्रांस। ये को-चेयर्ड हुआ था इंडिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है? इट वाज़ को-चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस बोथ। इसके बारे में अगर थोड़ा-सा जाने तो द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन पेरिस, ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में फरवरी 10 और 11, 2025 को। दिस समिट वाज़ को-चेयर्ड बाय फ्रांस एंड इंडिया, जैसा कि अभी बताया, फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग साइंटिफिक फाउंडेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल एआई वर्किंग फॉर कलेक्टिव प्रोग्रेस एंड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखो, what does the unified pension scheme UPS provided to central government employees? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को क्या प्रदान करता है? गारंटीड हेल्थ बेनिफिट, गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस पेमेंट या फिर पेड पेरेंटल लीव? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट। देखिए, गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट में काफ़ी तरीके से ये मदद करता है और इसके कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे फीचर्स हैं जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। देखिए, इसके की प्रोविजंस और बेनिफिट्स क्या हैं? एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, जो भी कर्मचारी हमारे 25 साल से सर्विस में है उनको एश्योर किया जाएगा एक फुल पेंशन से, जो कि बराबर होगा उनके पिछले 12 महीने की रिटायरमेंट से। पिछले 12 महीने जो होंगे उनका जो भी बेसिक पे होगा उसका 50%, ठीक है, उसका 50% उन्हें फुल पेंशन की तरह से अश्योर्ड किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ इज गारंटीड फॉर एम्प्लॉयज रिटायरिंग विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो भी कर्मचारी 10 साल की सर्विस एटलीस्ट दे रहे हैं उनको 10,000 की मासिक पेंशन जो है वो गारंटीड की जाएगी। सर्वाइविंग स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू 60% ऑफ द डिसीज्ड पेंशनर्स लास्ट रिसीव्ड पेंशन, यानी कि अगर किसी के जो पर्सन होगा अगर वो पेंशन ले रहा है और उनकी किसी अकाल मृत्यु या कैसी भी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो भी सर्वाइविंग स्पाउस होगा उसको 60% जो भी लास्ट पेंशन रिसीव होगी दिया जाएगा। इसमें बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि आप इसमें पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हो, ग्रेचुइटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लमसम पेमेंट, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जैसे कई सारे फीचर्स इसमें उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेटिव रीजन ऑफ द कॉर्प्स फ्लावर? ठीक है, कॉर्प्स फ्लावर क्या है? शव पुष्प का मूल क्षेत्र कौन सा है? तो शव पुष्प का जो मूल क्षेत्र है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इंडोनेशिया। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स? तटीय ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मनुष्य ही अपने विकास का भी कारण है और मनुष्य ही अपनी बर्बादी का भी कारण है। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपको मनुष्य से रिलेटेड लग रहा है उसी को लगा दीजिए। साफ साफ लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज, तो मनुष्य ही इसका उत्तर भी होगा, है ना? मनुष्य ही डेवलपमेंट करता है, मनुष्य ही उसको बर्बाद करता है, तो मनुष्य ही इसका भी कारण ही होगा डेफिनेटली। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें ब्लू कार्बन के कुछ एग्जांपल्स की, तो ब्लू कार्बन किस तरीके के होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा मैनग्रोव्स, है ना, मैनग्रोव्स या फिर सॉल्ट मार्शेस या फिर आपके सी ग्रास, मीडोज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है ब्लू कार्बन के जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्लू कार्बन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ द NVS-02 सैटेलाइट? देखिए, NVS-02 उपग्रह का अपेक्षित जीवन काल क्या है, इसका लाइफ स्पैन क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 साल। इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 12 साल NVS-2 सैटेलाइट का। NVS-02 सैटेलाइट के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो देखिए, NVS-02 सैटेलाइट जो है वो है पार्ट इंडिया के सेकेंड जनरेशन नाविक कॉन्स्टिलेशन का, और इसको प्राइमरीली यूज किया जाएगा अपनी कंट्री के रीजनल नेविगेशन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। द NVS-02 सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जब लॉन्च किया गया था तो वो डेट थी जनवरी 29, 2025। ये आपको याद रखना है, 29 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, जो कि है श्रीहरिकोटा में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्री धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 29, 2025 को।
इसको कैरी करने वाला जो रॉकेट है वो कौन सा है, वो है GSLV F-15 रॉकेट। ठीक है, जिस रॉकेट में ऑर्बिट में गया है वो है GSLV F-15 रॉकेट। तो ये है इसके कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी। ध्यान रखिए, मधुमक्खी वाला बी नहीं है, ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बी की क्या भूमिका है। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, बी कंट्रोल एनर्जी प्राइसेस, ऑप्शन सी डेवलप न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन डी मैनेज एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये डिजाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को। ठीक है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा जानें तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। देखिए, ये पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाता है ऊर्जा संरक्षण के लिए, जो कि फोकस करता है बाजारिक सिद्धांतों पे और सेल्फ रेगुलेट करता है ताकि ये एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सके। It mandates and promotes the energy efficiency standards for certain appliances such as AC, refrigerators, fans, etc. जो हमारे एयर कंडीशनर होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हमारे घर में जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरीके के अप्लायंसेस पे आपने देखा होगा एक लेबल लगा होता है जिस पे कई सारे सितारे लगे होते हैं। तो जैसे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये सब चीज़ें हम देख के लेते हैं अपने अप्लायंसेस को। इन स्टार्स का मतलब क्या होता है, देखिए जिस पे जितने ज़्यादा सितारे लगे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो एनर्जी को कम कंज्यूम करता है। तो जितने ज़्यादा सितारे वो एनर्जी कंजम्पशन में उतना ही अच्छा माना जाता है, और जितने कम सितारे वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये स्टार लेवल लगा के ये यही मैंडेट और प्रमोट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए और कौन से लेवल का प्रोडक्ट लेना चाहिए कि जिस पे ज़्यादा स्टार्स हों, वो एनर्जी कंजम्पशन के लिए कितना अच्छा होगा, कितना नहीं। इस तरीके की जागरूकता फैलाने के लिए ये बहुत तरीके के काम करता है। It establishes systems to measure, monitor and verify energy efficiency improvements at both national and sectoral levels. ये कई तरीके के सिस्टम्स को इस्टेब्लिश कर चुका है जिससे कि हम मॉनिटर कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि हमारे किस सेक्टर में कितनी बिजली की खपत हो रही है, कितना एनर्जी यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितना लेवल का एनर्जी कंजम्पशन होता है, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में किस लेवल का एनर्जी कंज्यूम होता है। इन सबको मॉनिटर और मेजर करने के लिए भी ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर हैज द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड ए न्यू रीजनल ऑफिस। देखिए, इसके ऑप्शन है कोलकाता, वाराणसी, पटना और गुवाहाटी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI जो है, इसने हाल ही में कहाँ पर अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। देखिए, कोलकाता में इसका पहले से है, पटना में भी पहले से है, गुवाहाटी में भी पहले से ही है। तो जो नया होगा वो होगा वाराणसी। ध्यान रखिएगा, जो नया कार्यालय इसका बना है, क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस, वो है वाराणसी में। इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो देखो, इट इज द 6th रीजनल ऑफिस ऑफ IWAI। ये सब छठा रीजनल ऑफिस है जो IWAI का है, जो कि ऐड हो रहा है बाकी में। जो पहले से हैं वो है गुवाहाटी में, पटना में, कोची में, भुवनेश्वर में और कोलकाता में। अब जो नया है वो ऐड हो चुका है कहाँ, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, जो नया ऐड हुआ है वो है वाराणसी में। IWAI established on अक्टूबर 27, 1986। इसको 1986 में एस्टैब्लिश किया गया। इसको 1986 में एस्टैब्लिश किया गया है अंडर द IWAI एक्ट 1985। एक साल पहले एक्ट बना था और एक साल बाद में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ध्यान रखिएगा, 1985 एक्ट के दौरान इसको 1986 में एस्टैब्लिश किया गया। फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, इसको नेविगेशन और शिपिंग जो होता है हमारा, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके विकास के लिए इसको बनाया गया था। इट इज द नोडल एजेंसी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मैंडेटेड टू डेवलप द रेगुलेट नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। ठीक है, ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द WHO। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है वो हाल ही में WHO द्वारा घोषित कर दिया गया है कि ये देश मलेरिया फ्री है। अब बात करते हैं, डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे WHO के नाम से। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो ये है हमारा जेनेवा में। ठीक है, अब आप पूछोगे जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक सभी को क्लियर। देखिए, ये है कहाँ, स्विट्जरलैंड में।
ये है हमारा स्विट्जरलैंड में। WHO को कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था 7 अप्रैल 1948। भारत की आज़ादी से 1 साल पहले इसको बनाया गया था। इसके फाउंडर्स में अगर मैं पूछूं कि कितने कंट्रीज हैं, इसके फाउंडर्स में टोटल 61 कंट्रीज हैं। ध्यान रखिएगा, इसके फाउंडर्स में टोटल 61 कंट्रीज हैं, जो कि आपको याद रखना है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके जो हेड हैं वो कौन है, WHO के जो हेड हैं वो कौन है, तो इनका नाम जो है वो बहुत ही अच्छा सा नाम है, डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम ADHENOM एडेनोम घेब्रेसस। ये जो हैं ये अभी हैं हेड कहाँ के, WHO के। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप लोग सभी इसका आंसर करके बता सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है हमारा 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनर फेवरेट है। ठीक है, एग्जाम में आजकल बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो हमारा 7 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, उसका थीम क्या था। ये जो थीम वाले क्वेश्चंस है ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसका जो थीम था वो क्या था, हेल्दी बिगिनिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है, होपफुल फ्यूचर्स, ये इसका थीम था। कौन से वाले का, 7 अप्रैल 2025 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, ये उसका थीम था, यानी कि हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट JKFRI फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द चिनार ट्रीज। देखिए, चिनार ट्रीज के बारे में पूछा गया है। जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने चिनार वृक्ष के संरक्षण के लिए क्या पहल शुरू की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, आप लोग बताइए। चिनार प्रोटेक्शन मिशन, डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव, या फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, या फिर ग्रीन ट्री कंजर्वेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। देखिए, चिनार ट्री के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें, तो चिनार ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं जम्मू और कश्मीर में। ये कल्चर से जुड़े हुए हैं। इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 30 मीटर से भी ज़्यादा होती है, और इनकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा होती है। हाल ही में कई सारे दशकों में ये बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं संख्या में। तो इसलिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। जब आप जम्मू कश्मीर में इन पेड़ों को देखेंगे, चिनार ट्रीज को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक प्लेट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का एक प्लेट मिलेगा, फिर यहाँ पर एक QR लगा होगा। ठीक है, जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप जान सकते हैं कि इस पेड़ की एज कितनी है, इस पे किस प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी गर्थ कितनी है। ये सारी चीजें आप जान सकते हैं जस्ट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, तो इन सभी को एक आधार नंबर दिया गया है, एक QR कोड दिया गया है, जिसको आप स्कैन करके जान सकते हैं और इनकी लोकेशन भी जान सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव। Also known locally as Bunyi, is a symbol of J&K's cultural and natural heritage। ठीक है, ये जो है बूनिये नाम से भी जाना जाता है लोकल में, और ये एक सिंबल माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि दर्शाता है यहाँ के कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को। These majestic deciduous trees are characterized by their height up to 30 meters। देखिए, इनको पहचाना जाता है इनकी लंबाई से, इनके वाइब्रेंट गोल्डन रेड लीव से। सर्दियों के समय पे अगर आप देखेंगे तो ये सुनहरी लाल रंग की पत्तियां दिखाता है। ठीक है, इसमें जो पत्तियां लगती है वो सुनहरी लाल रंग की होती है, जो कि बहुत ही आकर्षक लगती है। तो इस वजह से ये जो पेड़ है बहुत ही ज्यादा मेजेस्टिक माना जाता है, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। The number of chinar trees has significantly decreased in recent decades। ये जो पेड़ है ये recent decades में कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं।
Under this project, over 28,560 chinar trees have been geotagged to create a comprehensive database. इनका database बनाया गया है, इनको geotag किया गया है और इस प्रोजेक्ट के दौरान कम से कम 28,560 से भी ज्यादा पेड़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है। द ट्रीज आर असाइंड यूनिक ट्री आधार नंबर्स, इनको आधार नंबर दिया गया है, ठीक है, इनको एक आधार नंबर दिया गया है और इनको एक क्यूआर कोड दिया गया है जो कि एक डिजिटल प्लेट से अटैच होगा, जिसे कोई भी स्कैन कर सकता है, जो एक्सेस देगा आपको उनकी क्रिटिकल डिटेल्स को, जो कि इंक्लूड होंगी। क्रिटिकल डिटेल्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, पेड़ की लोकेशन क्या है, उसकी हाइट क्या है, मोटापा क्या है, कैनोपी हेल्थ स्टेटस, इकोलॉजिकल थ्रेट्स एंड पेस्ट प्रेजेंस, इतनी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो ये जो इनिशिएटिव है ये चिनार ट्रीज के लिए हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एडमिनिस्टर्स द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर हम बात करें CPCB की, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इसके जो हेड हैं वो कौन है? इसके जो हेड हैं वो हैं हमारे वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव। और अगर हम बात करें यूपी के सेंट्रल बोर्ड की, यूपी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इसके हेड कौन हैं? इसके जो हेड हैं हमारे वो हैं रविंद्र प्रताप सिंह, मिस्टर रविंद्र प्रताप सिंह। ये दो नाम है जो आपको याद रखने हैं क्योंकि ये हाल ही में सुर्खियों में भी थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेड कौन है? तो CPCB के जो हेड हैं वो है वीर विक्रम यादव और UPPCB के जो हेड हैं वो है रविंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच कंपनीज हैव पार्टनर्ड? ऐसी कौन सी कंपनियों ने पार्टनरशिप की है जिसमें ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एक 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन, जिसमें आप बैंकिंग भी कर सकते हैं, ब्रोकिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी दो कंपनियां साथ में आई हैं जिन्होंने ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है, जो होगा एक 3-in-1 अकाउंट के रूप में, जिसमें आप बैंकिंग की सुविधाएं सारी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ब्रोकिंग की सुविधाएं यूज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स की सर्विसेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बजाज ब्रोकिंग एंड तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, ठीक है। बजाज ब्रोकिंग एंड तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड नेशंस? देखिए, कौन से देश क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा हैं? क्वाड नेशंस क्या है? क्वाड नेशंस 4 देशों का एक समूह है जो कि इकट्ठा हुआ है कुछ स्पेसिफिक कारणों की वजह से और उस पर काम करने की वजह से। देखिए, अगर इनके फ्लैग्स देखेंगे तो ये किसका फ्लैग है? ये अपना प्यारा फ्लैग है इंडिया का, तिरंगा। ये वाला है हमारा जापान का, ये वाला है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का है। फिर ऐसे ही ये वाला किसका है? ये है अमेरिका का, अमेरिका बोले तो US। तो यहाँ पे कहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं? देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, US भी है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वाड आखिर है क्या? देखिए, इसका एम जो है, ये चारों देश जो साथ में आए हैं ये आए हैं प्रमोट करने के लिए रीजनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में ये आए हैं यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो भी हमारी क्षेत्रीय सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए चारों देश काम कर रहे हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये इनका मेन एम रहेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है।
और आपका रीजनल सिक्योरिटी। ये हमारा मेन एम है एज क्वाड नेशंस। क्वाड नेशंस में 4 देश हैं हमारे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और क्वाड की अगर मैं आप लोगों से फुल फॉर्म पूछूं तो क्या होगा? क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, ये होगा क्वाड का फुल फॉर्म। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रामायण वाटिका एंड महाभारत वाटिका गार्डन्स एस्टैब्लिश्ड इन उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड में 2 वाटिकाओं को एस्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है, जिसका एक नाम है रामायण वाटिका, दूसरे का नाम है महाभारत वाटिका। इसकी खासियत क्या है? देखिए, ये इसका जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा इन वाटिकाओं को यहाँ पे बनाने का? वो है हाईलाइट इकोलॉजिकल विजडम, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा इकोलॉजिकल विजडम को हाईलाइट करना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब रामायण में क्या हुआ था, जब राम जी वनवास गए थे तो वहां पे जिन जंगलों से वो गुजरे थे, जिन वनों से वो गुजरे थे, तो वहां पे पाई जाने वाली जो वन वृक्ष वगैरह थे, जो स्पीशीज थी, उससे रिलेटेड स्पीशीज इस वाटिका में आपको देखने को मिलेंगी। इसकी खासियत ये है। और इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य वही है जो वाल्मीकि की रामायण में बताया गया है, जिन जिन वनों से राम जी गुजरे थे, तो वहां से इन सब चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस वजह से इसकी जो खासियत है वो बहुत ज्यादा है कि ये इकोलॉजिकल विजडम को दर्शाता है। ऐसे महाभारत वाटिका, ठीक है। यहाँ पे अगर रामायण वाटिका के बारे में देखें, दिस गार्डन शो केसेस 70 प्लांट स्पीशीज, ये 70 प्लांट स्पीशीज को यहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। ये जो है हमारा रामायण वाटिका, ये यहाँ पे 70 से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज को शोकेस करता है, जिसका साक्ष्य मिलता है हमें वाल्मीकि की रामायण से। इट illustrates the ecological wisdom in ancient texts, denoting Lord Rama's journey through diverse forest types, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। महाभारत वाटिका की खासियत क्या है? ये 1 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। स्पैनिंग 1 एकड़, दिस गार्डन फीचर्स 37 स्पीशीज फ्रॉम द महाभारत। ये महाभारत से कम 37 स्पीशीज को दिखाता है। It puts stress on ecological themes and the mutual dependence of tigers and forests. वाइटल फॉर कंजर्वेशन, ये संरक्षण के लिए जो ज़रूरतें हैं उनको दर्शाता है। टाइगर्स की या फिर वनों की जो इम्पोर्टेंस है, उनकी डिपेंडेंसी है कि टाइगर्स कहाँ रहते हैं, ऑब्वियसली वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट में, वुड्स में। तो ये इन सब चीज़ों को दर्शाता है कि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2024 टू 25 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स? प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 6.4%। क्वेश्चन नंबर 25 और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। Who has been invited as the chief guest for India's 2025 Republic Day Parade? 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में किसको निमंत्रण दिया गया था? तो ऑप्शन है उसके जोको विडोडो या ली सिंग लुंग या फिर रोड्रिगो ड्यूटेर्थ या फिर ऑप्शन डी प्रबोवो सुबियांतो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। ये ऑप्शन है डी, प्रबोवो सुबियांतो इज द करेक्ट आंसर। ये कौन है? ये है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी नामों की, ये नाम कहाँ से हैं? देखिए, जोको विडोडो जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये एक बिजनेसमैन भी हैं, ये एक बिजनेसमैन भी हैं और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। कहाँ के? ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये वहीं के हैं जहाँ के अभी मुख्य अतिथि हैं, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। ये इंडोनेशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं ली सीन लुंग की।
तो ली जिन लुंग जो हैं वो एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं, ही वॉज अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, ये मिलिट्री ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन्होंने थर्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी सर्व किया है, ही वॉज ऑल्सो द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ठीक है, ये सिंगापुर के तीसरे प्राइम मिनिस्टर भी थे। एंड नाउ सर्विंग एज अ सीनियर मिनिस्टर, और अभी ये एज सीनियर मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, ही इज अ सीनियर मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। क्लियर है। रॉड्रिग ड्यूटर्ट के बारे में अगर जाने तो ये जो हैं ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक है, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा पार्ट 1 खत्म, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हम खुद से बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्टिव करा है हमने इनको, आप लोगों के लिए ये ढूंढ के लाए हैं जगह जगह से, हमने इनको कंपाइल किया है इसी पर्पस से कि एग्जाम के स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं ये, और जनवरी मंथ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आ जाएगा तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक होगा, या फिर इनमें जो भी डिटेल हमने डिस्कस करी है इनमें से कोई एक होगा। तो इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो बहुत ही असंभव सी बात होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जितना भी आप लोगों के लिए कंपाइलेशन कर रहे हैं वो बहुत ही टॉप नॉच सोर्सेज से कर रहे हैं, ठीक है, हम इस पे बहुत रिसर्च करके एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पहला सेट जो कि है जनवरी करंट अफेयर्स का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने लिए बहुत बेहतरीन से नोट्स बनाइए, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो कि है यहाँ पे QR कोड दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।